कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस का निर्माण। फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रीन हाउस। ए. साइट सेलेक्शन, वेल कनेक्टेड विद मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी soil pH 5.5 to 6.5 and water pH 5.5 to 7.0, availability of electricity. The location should be fairly free from any shade. It should have sufficient wind breaks. Site should be well drained. Sufficient space to ensure future expansion. ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले साइट का चयन। साइट जो होनी चाहिए उसमें किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात है बाज़ार से अच्छी तरह जुड़ा हुआ हो स्थान वह जहाँ पर ग्रीन हाउस बनाना है। अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी जिसका pH 5.5 से 6.5 के बीच हो और पानी की उपलब्धता हो जिसका pH 5.5 से 7 के बीच हो। बिजली की उपलब्धता हो। स्थान किसी भी छाया से मुक्त होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पवन अवरोध होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा तेज़ हवा जो आए वो ग्रीन हाउस को नुकसान ना पहुंचा सके। साइट पर अच्छी तरह से जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जल भराव ना हो सके। भविष्य के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए जिससे कि भविष्य में यदि ग्रीन हाउस को बढ़ाना है, दूसरा ग्रीन हाउस लगाना है पास में, तो जगह उपलब्ध होनी चाहिए। साइट सिलेक्शन के बाद दूसरे नंबर पर आता है ओरिएंटेशन। इन जनरल 2 relevant criteria to greenhouse orientation are: number 1, the light level in the greenhouse should be adequate and uniform for crop growth. Number 2, the prevailing winds should not adversely affect either the structure or the operations of the activity. The effect of orientation in freestanding greenhouse at locations near to equator is not significant in terms of light, but when we move away from equator, more sunlight is available in winter in east-west oriented greenhouse in comparison to north-south variant. तो दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ओरिएंटेशन रखनी है या अभिविन्यास। उसमें क्या क्या कारण है उसका। सामान्य तौर पर ग्रीन हाउस अभिविन्यास के लिए 2 प्रासंगिक मानदंड हैं। 2 मानदंडों का ध्यान रखा जाता है। पहला क्या है, ग्रीन हाउस में प्रकाश का स्तर फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त और एक समान होना चाहिए। लाइट हर जगह एक समान आनी चाहिए और सफिशिएंट आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, प्रचलित हवाओं को संरचना की गतिविधि या संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए। जो उस क्षेत्र में हवाएं चल रही है उनका प्रभाव स्ट्रक्चर के ऊपर या जो काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर उस काम के ऊपर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भूमध्य रेखा के पास के स्थानों पर मुक्त खड़े ग्रीन हाउस में अभिविन्यास का प्रभाव प्रकाश के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के पास होते हैं वहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में ग्रीन हाउस बना हुआ है तो उस पर सफिशिएंट लाइट आ जाती है। लेकिन जब हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, इक्वेटर से जब दूर जाते हैं, तो उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम उन्मुख ग्रीन हाउस में सर्दियों में अधिक धूप उपलब्ध होती है। तो जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो ग्रीन हाउस बने हुए हैं उनमें अधिक लाइट आती है बजाय उसके जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बने हुए हों। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर bears different loads so that uniform building codes are used as guidelines for construction. National Greenhouse Manufacturers Association (NGMA) was established in 1959 in America. NGMA adopted a standard in 1975 for construction of greenhouse.
ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए मानक। ग्रीन हाउस संरचना में विभिन्न प्रकार के भार होते हैं, इसलिए निर्माण के लिए दिशा निर्देश के रूप में समान भवन कोड या यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड का उपयोग किया जाता है। नेशनल ग्रीन हाउस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन NGMA की स्थापना 1959 में अमेरिका में हुई थी। NGMA ने 1975 में ग्रीन हाउस निर्माण के लिए मानक बनाए और उनको अपनाया। तो वो मानक क्यों बनाए गए? जिससे कि ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर मजबूत हो और उसके ऊपर जितनी तरह के भार आते हैं, जितनी तरह के लोड पड़ते हैं, उनको वो आसानी से सहन कर सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ऑन ग्रीन हाउस आर गिवन बिलो। नंबर 1, डिजाइन लोड। सम लोड्स आर मेंशनड हियर। नंबर 1, डेड लोड्स, weight of a permanent component like heaters, water pipelines and all fixed service equipments। डिज़ाइन लोड में क्या आता है? कुछ लोड ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे डेड लोड। डेड लोड में क्या है? एक स्थायी घटक जैसे हीटर, पानी की पाइपलाइन और सभी निश्चित सेवा उपकरण, जो चीज़ें ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर पर फिक्स कर दी गई है, जिनको हटाया नहीं जाता बीच बीच में, वो सब डेड लोड हैं और वो ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर के ऊपर लोड पड़ता है। डेड लोड के बाद आते हैं लाइव लोड। वेट सुपर इम्पोज्ड बाई यूज, हैंगिंग बास्केट्स, क्लाइंबिंग प्लांट्स एट्सेट्रा। इस प्रकार के लोड कैसे हैं? लाइव लोड उपयोग के द्वारा अधिरोपित वजन, जैसे लटकती टोकरियाँ, ऊपर चढ़ी बेल। ग्रीन हाउस के अंदर हम बास्केट लटका देते हैं और पेड़ की बेल कभी कभी उसके ऊपर जब चढ़ती है पौधों के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसका भी लोड होता है। तो इस प्रकार के लोड को, जो परमानेंट नहीं है, बदलता रहता है, उसको हम लाइव लोड कहते हैं। इसके अलावा तीसरी तरह का लोड क्या है? विंड लोड। लोड कोज्ड बाय विंड ब्लोइंग फ्रॉम एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये विंड लोड या पवन भार किसी भी क्षैतिज दिशा से बहने वाली हवा के कारण होने वाला भार। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन से हवा चल रही है और उसका एक पौधे पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग के ऊपर भी उसका दबाव पड़ रहा है। तो बिल्डिंग या जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जो विंड का प्रभाव है वह उसके ऊपर ना पड़े। नेक्स्ट क्या आता है? स्नो लोड। स्नो लोड डिपेंड्स अपॉन रूफ, स्नोफॉल, स्लोप, सिंगल स्पान और मल्टी स्पान। स्नो लोड किस बात पर डिपेंड करता है? कि रूफ कैसी है, स्नोफॉल कितना है, स्लोप कितना है, सिंगल स्पैन है या मल्टी स्पैन है, किस प्रकार का ग्रीन हाउस है। यह ज़्यादातर वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है जहाँ पर स्नोफॉल होता हो। तो ऊपर जितने लोड हमने डिस्कस किए, तो ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि उन लोड को आसानी से सहन कर सके। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन या फैब्रिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस पर। इट कैन बी कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, लेआउट। अकॉर्डिंग टू द साइज, ए रेक्टेंगुलर एरिया इज मार्क्ड एट साइड orienting its longer side in east-west direction. It would be a floor plan for the greenhouse. The workspace should be located in the north of the production area. Storage, receiving area, sale area should have separate way. Windbreak should be at least 30 meters away from the north and west of the greenhouse structure. तो ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले चरण में क्या करते हैं? लेआउट तैयार करते हैं, उसका एक नक्शा बनाते हैं। आकार के अनुसार साइट पर एक आयताकार क्षेत्र को पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबी तरफ उन्मुख करते हुए चिन्हित किया जाता है, यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा में उसकी लंबाई को रखा जाता है और आयताकार स्थान पर निशान बना लिया जाता है। यह ग्रीन हाउस के लिए एक फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान सबसे पहले तैयार किया जाता है। इसमें क्या बात ध्यान रखने की होती है? कार्य क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र के उत्तर में स्थित होना चाहिए। जो कार्य क्षेत्र है ग्रीन हाउस के संबंधित दूसरी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो ग्रीन हाउस से नॉर्थ साइड में होने चाहिए, जिससे कि उसके कारण लाइट जो ग्रीन हाउस को मिल रही है उसमें बाधा ना पड़े। दूसरा, भंडारण प्राप्ति।
दूसरी चीज़ क्या है, भंडारण प्राप्ति क्षेत्र बिक्री क्षेत्र का अलग रास्ता होना चाहिए। जो स्टोरेज की जगह है, जहाँ पर कोई चीज़ रिसीव की जा रही है, जहाँ पर सेल्स की जा रही है, वो चीज़ें अलग रास्ता उसका होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, ग्रीन हाउस संरचना के उत्तर और पश्चिम में पवन अवरोध कम से कम 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। जो विंड ब्रेक बनाए जाते हैं पेड़ लगाकर नॉर्थ और वेस्ट साइड में, वो कम से कम 30 मीटर की दूरी पर होने चाहिए, जिससे कि उनकी छाया ग्रीन हाउस के ऊपर ना पड़े। जब हम लेआउट तैयार कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन बनाना। फाउंडेशन प्रोवाइड एनकरेज टू द सुपर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इट अगेंस्ट द डिफरेंट फोर्सेस। इट कुड बी मेड आउट फ्रॉम RCC, GI, peated wood and concrete. It is of two types. Number one, pit foundation. The pit foundation should be minimum of 60 centimeter on the undisturbed land. The pit hole of 10 centimeter to 75 centimeter size are dug at every 1 meter. The pit diameter is related to the greenhouse span to ensure proper strength to the structure. Foundation pipes are grouted in both types of foundation. तो फाउंडेशन का क्या कार्य है? फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर या जो ग्रीन हाउस का फ्रेम है उसको स्थिरता प्रदान करती है और विभिन्न ताकतों के खिलाफ इसको मजबूती देती है। जैसे हवा का दबाव आ जाता है उसके खिलाफ इसको मजबूती देती है। इसे RCC, GI, पीटेड वुड या कंक्रीट से बनाया जा सकता है। यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहली क्या है, गड्ढा नींव या पिट फाउंडेशन। गड्ढा नींव या पिट फाउंडेशन क्या है कि गड्ढा स्थिर भूमि पर कम से कम 60 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। यह हर मीटर पर 10 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाने चाहिए। संरचना को उचित मजबूती सुनिश्चित करने के लिए गड्ढे का व्यास ग्रीन हाउस के स्पैन के आधार पर निर्भर करता है। तो ग्रीन हाउस अगर बड़ा होगा तो गड्ढे का जो डायमीटर है वो बड़ा हो सकता है, ग्रीन हाउस छोटा होगा तो गड्ढे का जो डायमीटर है वो छोटा हो सकता है। फाउंडेशन पाइपों को दोनों प्रकार की नींव में ग्राउट किया जाता है। जो फाउंडेशन पाइप होते हैं वो चाहे पिट फाउंडेशन हो या कंटिन्यूस फाउंडेशन हो, दोनों तरह की फाउंडेशनों में फाउंडेशन पाइप लगाए जाते हैं। दूसरी तरह की फाउंडेशन होती है कंटिन्यूस फाउंडेशन। इफ़ हुप्स आर क्लोजली स्पेस्ड देन कंटिन्यूस फाउंडेशन मे बी प्रिफर्ड। अगर हुप्स पास पास में ही लगाए जा रहे हैं, डिस्टेंस उनके बीच में कम है, तो पिट फाउंडेशन के बजाय कंटिन्यूस फाउंडेशन को बनाया जा सकता है। फाउंडेशन पाइप इसमें भी लगाए जाते हैं और पिट फाउंडेशन में भी लगाए जाते हैं। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्लोर। इन केस द क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन इन द ग्राउंड सोयल, द ग्राउंड फ्लोर इज प्रिपेयर्ड फॉर गुड ड्रेनेज एंड वीड कंट्रोल। तो फ्लोर जो बनता है भूमि की मिट्टी में फसल न उगाने की स्थिति में भूमि तल को अच्छी तरह निकासी और खरपतवार नियंत्रण के लिए तैयार किया जाता है, जिससे ड्रेनेज भी हो जाए और वहाँ पर खरपतवार ना हो। इस प्रकार से फ्लोर बनाया जाता है। जब फाउंडेशन बना ली, फ्लोर बना लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हुप्स को लगाते हैं। हुप्स को कैसे लगाते हैं? हुप्स आर सेमी सर्कुलर इन शेप एंड आर फॉर्म्ड यूजिंग बेंडिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। द हुप्स आर फिटेड इन फाउंडेशन पाइप्स एंड फिक्स्ड विद क्रॉस कनेक्शंस। तो हुप्स आकार में अर्धगोलाकार होते हैं और GI पाइप का उपयोग करके बनाए जाते हैं। हुप्स को फाउंडेशन पाइप में फिट किया जाता है और क्रॉस कनेक्शन के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि हुप जो है फाउंडेशन पाइप में फिट किया गया है और जो हुप एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं उनको आपस में क्रॉस कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है। हुप्स लगाने के बाद हम एंड फ्रेम को लगाते हैं। एंड फ्रेम्स आर फिटेड ऑन बोथ एंड्स ऑफ द ग्रीन हाउस। दिस हैज़ द प्रोविजन फॉर डोर एंड सपोर्टिंग फिक्सचर्स फॉर द एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट्स। एंड फ्रेम क्या है? एंड फ्रेम ग्रीन हाउस के दोनों सिरों पर लगे होते हैं, आगे भी और पीछे भी। इनमें पर्यावरण नियंत्रण उपकरणों और दरवाजे को लगाने का प्रावधान होता है। फ्रंट में दरवाज़ा लगा हुआ है, पीछे में भी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप कई बार जो कूलिंग सिस्टम है वो लगा देते हैं, फ्रंट में एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें लगाई जाती हैं।
पूरा फ्रेम लगाने के बाद में फिर क्या है, पॉली ग्रिप असेंबली को यूज़ करते हैं। पॉली ग्रिप असेंबली इज अटैच्ड विद फाउंडेशन पाइप इन द लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस। इट इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट while it holds polythene firmly, puncturing is avoided. It is made up of 20 gauge galvanized iron sheet. तो पॉलीग्रिप असेंबली क्या है, पॉलीग्रिप असेंबली ग्रीन हाउस की लंबाई में फाउंडेशन पाइप से जुड़ी होती है। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे पॉलीग्रिप असेंबली कहाँ लगी है, जो लंबाई है ग्रीन हाउस की वहाँ पर फाउंडेशन पाइप के साथ लगी हुई है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब इसमें पॉलीथीन को दबाते हैं तो उसमें छेद नहीं होता। तो आप देख सकते हैं पॉलीथीन इसके बीच दबी हुई है लेकिन उसमें छेद नहीं होगा, जिससे पॉलीथीन की लाइफ बढ़ जाती है। यह 20 गेज गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बनी होती है। पॉली ग्रिप असेंबली को भी जब लगा दिया उसके बाद क्या करते हैं, नव ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद पॉलीथीन। इफ अदर कवरिंग मटेरियल इज यूज्ड देन डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में बी डिफरेंट। अब ग्रीन हाउस के फ्रेम को पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। यदि अन्य कवरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है तो फ्रेम का डिजाइन भिन्न हो सकता है। जैसे ग्लास का उपयोग करेंगे तो वो इस तरह बेंड नहीं हो सकता जैसे पॉलीथीन हो सकती है, तो तब डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कवरिंग मटेरियल, कवर करने के लिए कवरिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में विभिन्न प्रकार की कवरिंग सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 पॉलीथीन, इट इज़ फ्लेक्सिबल, लो कॉस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कवरिंग मटेरियल। इट हैज़ 90% ट्रांसमिटेंस। इट्स कवरिंग एवरेज लाइफ इज 3 ईयर्स। तो पॉलीथीन क्या है, ये लचीला पदार्थ है, कम लागत वाली है, सबसे लोकप्रिय आवरण सामग्री है। इसमें 90% तक संप्रेषण यानी कि ट्रांसमिटेंस हो जाता है, लाइट 90% तक आर पार निकल जाती है। इसकी औसत आयु जो है लगभग 3 वर्ष के आसपास होती है। दूसरे नंबर पर कवरिंग मटेरियल क्या है, ग्लास। इट इज़ कॉस्टली एंड ब्रेकेबल मटेरियल। इट मे ट्रांसमिट अप टू 90% ऑफ द लाइट। यह महंगा और टूटने वाला पदार्थ है। ये 90% तक या उससे भी अधिक लाइट को संचारित कर सकता है। यह बहुत लाइफ भी इसकी अच्छी है, लेकिन इसकी वीक पॉइंट क्या है कि ब्रेकेबल है और कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है तो ये टूट जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्राइलिक। इट्स लाइफ इज अराउंड 20 ईयर्स। इट हैज़ गुड लाइट ट्रांसमिटेंस 83%, मॉडरेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बट इज इजीली स्क्रैच्ड। इट हैज़ ए हाई एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कोफिशिएंट एंड इज इनफ्लेमेबल एंड एक्सपेंसिव। तो ये जो है एक्राइलिक, इसका जीवन काल लगभग 20 वर्ष का है। इसमें अच्छा प्रकाश संचरण 83% तक लाइट इसके पार चली जाती है। मध्यम संघात पर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको ये झेल लेता है, लेकिन इस पर आसानी से खरोंच आ जाती है, तो स्क्रैच आ जाती है। तो इससे क्या है, लाइट उसमें डस्ट जम जाती है, तो जिससे कि लाइट जाना इसके आर पार कम हो जाता है। इसका एक उच्च विस्तार और संकुचन गुणांक होता है। यह गर्मी में फैलती है और सर्दी में सिकुड़ती है, और यह ज्वलनशील और महंगा है। ज्वलनशील भी है, आग पकड़ सकती है, और महंगा आइटम है। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट। इट इज अवेलेबल इन थिक और थिन, सिंगल, डबल और मल्टी लेयर्ड शीट्स। स्ट्रक्चरली इट मे लास्ट अप टू 15 ईयर्स बट इट्स कलर बिकम्स येलोइश ओवर द टाइम। तो पॉलीकार्बोनेट क्या है, ये मोटी या पतली सिंगल, डबल या मल्टी लेयर शीट में उपलब्ध होती है। आप फिगर में देख सकते हैं। संरचनात्मक रूप से यह 15 साल तक चल सकता है। इसकी लाइफ 15 साल तक होती है, लेकिन समय के साथ इसका रंग पीला पड़ जाता है, जिससे इसके आर पार लाइट जाना कम हो जाता है। नेक्स्ट मटेरियल है FRP या फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक पैनल्स। दीज प्लास्टिक्स consist of polyester resins, glass fibers and can have minor amounts of other resins, stabilizers, etc. These are available in many configurations. Its corrugated form is stronger structurally but causes heat loss owing to large area. Transmittance is about 82% and service life is 5 to 12 years. तो फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्रबलित प्लास्टिक पैनल FRP ये क्या है, इन प्लास्टिकों में पॉलिएस्टर रेजिन और ग्लास फाइबर होते हैं।
तथा इनमें अन्य रेजिन, स्टेबलाइजर आदि की मामूली मात्रा भी हो सकती है। यह कई कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन में मिल सकते हैं। इनकी शीट के डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं। इसका नालीदार रूप संरचनात्मक रूप से मजबूत होता है। जो इसका कोरुगेटेड शीट है जो डिज़ाइन में नज़र आ रही है, इसमें क्या है कि ये ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन बड़े क्षेत्रफल के कारण हीट लॉस अधिक होता है। इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए ग्रीन हाउस का हीट लॉस भी इसमें बढ़ जाता है। संप्रेषण लगभग 82% और जीवन काल 5 से 12 वर्ष होता है, यानी कि लाइट इसमें 82% तक इसके आर पार चली जाती है और लाइफ इसकी 5 to 12 ईयर्स तक होती है। तो इस प्रकार से जो भी सूटेबल लगता है कवरिंग मटेरियल, उससे ग्रीन हाउस को कवर कर लेते हैं। अब जब पूरा कवर कर लिया, इसके बाद अगला स्टेप आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज लाइट, टेम्परेचर, CO2, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा आर इंस्टॉल्ड। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, जब पूरे ग्रीन हाउस को कम्प्लीटली बना लिया तो उसमें हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। किस प्रकार के, जो पर्यावरण कारकों को कंट्रोल करते हैं, जैसे लाइट को, टेम्परेचर को, CO2, आर्द्रता आदि को नियंत्रित करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं।